ये जो 2-3 फंक्शंस हैं, जैसे मैंने पहला बात कर लिया है मॉडुलस फंक्शन, अभी मैं बात करने वाला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल फंक्शन, और उसके बाद फिर हमारा एक होगा सिग्नम फंक्शन। ये जो 4 फंक्शन है, ये 4 फंक्शन IIT एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट आजकल तो IIT मेंस भी ऐसे फ्रिक्वेंटली सवाल पूछने लगा, लेकिन IIT मेंस में डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी लो रहता है, सो आप आसानी से इसके सवाल IIT मेंस का तो आराम से बना लोगे, है ना। सो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड? भैया समझने के लिए बड़ा आसान है, इसको फंक्शन को बड़े आराम से समझ लेंगे, लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम में जाता है ना, तो प्रॉब्लम को ये इतना कॉम्प्लेक्स आपको कर देगा कि उस सवाल को बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। इसमें थोड़ा सा भी यदि आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप फंक्शन के सवाल आप ढंग से नहीं बना पाओ, कभी आपसे बनेगा, कभी आपसे नहीं बनेगा, कभी आपका सही हो जाएगा, कभी आपसे गलती हो जाएगी, और उसका वजह क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना, है ना। सो इस फंक्शन को अच्छे से समझेंगे, इसके एक एक प्रॉपर्टीज़ को, जैसे मैंने मॉडुलस के लिए किया हुआ था, वैसे ही मैं इस फंक्शन के एक एक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। और इसका पहले फंक्शंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। सो इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको समझते हैं। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो 2 ऐसे बिग ब्रैकेट से करते हैं, जैसे मॉडुलस का हम लोग 2 वर्टिकल लाइन से करते थे। सो ये जहाँ भी रहेगा, सो ये क्या सिंबॉलिक इसका रिप्रेजेंटेशन है? दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है ना। आखिर ये होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ? सो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। सो सपोज आपके पास जो है वो 2.5 चॉकलेट है, एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मान लो कि आप लोग 2 भाई बहन हो और आपके पेरेंट्स जो है वो 5 चॉकलेट लेके आए और बराबर बराबर बांट दिया, आपके हिस्से में आया 2.5 चॉकलेट, क्लियर। सो 2.5 चॉकलेट आया और आप चाहते हो कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इसको प्रिजर्व करूं, मतलब उसको रख के बचा के रखूं, अगले दिन खाऊंगा, उसके अगले दिन खाऊंगा, जैसा भी हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो आपका फुल्ली पैक है, जो टूट गया, जो फट गया, उसको आप नहीं रख सकते हो। तो वैसे केसेस में आपसे पूछा जाए कि आप मैक्सिमम चॉकलेट कितना रख सकते हो, आपको मिला है 2.5 चॉकलेट, सो जो आधा मिला है वो तो काट के मिला है आपको। सो आपके पास यदि देखा जाए, सो आपके पास सॉलिड कितना है जो पैक्ड है, सो 2 पैकेट है। सो आप कितना प्रिजर्व कर सकते हो, मैक्सिमम प्रिजर्वेशन आप कितना कर सकते हो? सो मैक्सिमम प्रिजर्वेशन आपका होगा 2 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। सो वैसे ही एक और एग्जांपल लेते, तो उसको बोलेंगे दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, आप चॉकलेट बोल सकते हैं, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चॉकलेट दैट यू आर गोइंग टू प्रिजर्व। सो थोड़ा सा और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास 2 रुपये 50 पैसे हैं, 2 रुपये 50 पैसे हैं, और मैं बोलूँ कि मुझे आप केवल रुपए दो, सो आप कितना रुपया मेरे को दे सकते हो मैक्सिमम? सो मैक्सिमम रुपया जो आप मुझे दे सकते हो वो आप 2 दे सकते हो, 2 रुपये दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। सो ये कौन सा वैल्यू है? ये इंटीग्रल वैल्यू है। सो ये इंटीग्रल वैल्यू आप मुझे मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 2। सो 2.50 का मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू जो होगा उसको बोलेंगे 2, और यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब कोई भी क्वांटिटी है उसमें से आप मैक्सिमम जो है सबसे बड़ा इंटीजर क्या निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल में 10.2, इसमें आप सबसे बड़ा वाला इंटीजर क्या निकाल सकते हो? सोच के देखो। 10.2 में यदि आप 11 पे जाते हो, तो 11 तो आपके पास है ही नहीं, आपके पास तो 10.2 है, 10.2 तक में से आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो। सो मैक्सिमम इंटीजर हम क्या ले सकते हैं? यदि हम नंबर लाइन लें, सो नंबर लाइन में ये आपका 10 है और ये 11 है, आपके पास वैल्यू है सपोज 10.2। सो ये तो ले ही नहीं सकते क्योंकि ये तो आपके रेंज में है ही नहीं, आपके रेंज में क्या है? 10। सो 10.2 में से हम मैक्सिमम इंटीजर क्या ले सकते हैं? 10। सो ये वाला जो है, सो मैं इसका वैल्यू क्या लिखूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 10.2 इज इक्वल टू 10।
क्लियर है? इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बोलते हैं ना, इसको एक ट्रिक है, ट्रिक बोल लो या एक थंब रूल बोल लो, जो भी आप बोल लो। इसको समझने के लिए क्या है कि नंबर लाइन पे जो भी आपका दिया हुआ है, नंबर लाइन बनाओ, जो भी आपको वैल्यू दिया हुआ है उसको आप नंबर लाइन पे दिखलाओ, और उसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में जो भी इंटीग्रल वैल्यू है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी इंटीग्रल वैल्यू है वो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? तो सपोज यहाँ पे भी हम देखें, तो यहाँ पे आपका 10.2 है, 10.2 है। सो इसके लेफ्ट में देखें, सो इसके लेफ्ट में हमारा कौन सा इंटीजर है? 10 है। इसका लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 10। सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। सो ऐसे ही यदि हमारे पास कोई भी नंबर हो, सपोज मेरे पास कोई एक x नंबर है ना, इस साइड में लाई कर रहा है इंटीजर i। सो i से एक बड़ा यहाँ पे होगा। सो कोई भी नंबर होगा वो दो इंटीजर के बीच में आपका लाई करेगा। कोई भी आप नंबर ले लो, है ना, कैसा भी नंबर लोगे, सो उसके लेफ्ट साइड में एक इंटीजर होगा और उसके राइट साइड में एक इंटीजर होगा। और नंबर लाइन के बारे में जानते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। सो i से i+1 एक यूनिट बढ़ गया। इसके बाद अगला यदि हम इंटीजर लिखेंगे सो i+2। सो हम बोलेंगे कि ये जो x का, यदि हम इसका इंटीग्रल वैल्यू लिखें, सो लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, यदि मेरा x, if x is going to lie between I and i+1, यदि मैं ऐसा लिख लूँ और इनफैक्ट मैं यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा लूँ, यदि ऐसा कंडीशन हो कि यदि x जो है वो i के बराबर भी है और i+1 से छोटा है, सो ऐसे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू i। अच्छे से समझ लो, मैं भी इसको और सिंपल वे में भी बतलाऊंगा। अभी ये इसका डेफिनेशन है कि यदि x जो है वो i और i+1 के बीच में लाई करे, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। क्लियर है? जहाँ पे i हमारा क्या है, जहाँ पे हमारा i क्या है, i हमारा इंटीजर है। क्लियर? आप यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि हम लोग ऐसे ही ऑलरेडी नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो i बिलोंग्स टू इंटीजर, i बिलोंग्स टू इंटीजर। बढ़िया से देख लीजिए, है ना, बढ़िया से देख लो। अभी यहाँ पे एक और चीज़ यदि लिखना चाहें सो आप देख सकते हो, यदि मैं इसको x के वैल्यू में लिखूँ, सो इस i का वैल्यू मैं इसी को यूज़ करूँगा और इस डिफिनीशन को यूज़ करूँगा। सो i का वैल्यू कितना है हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, सो मैं इसी बात को फिर से लिखता हूँ और डिफिनीशन बनाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी x, और i का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो इन दोनों को क्लब करके देखिए, तो हमारे पास डिफिनीशन क्या आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस दैन और इक्वल टू x। क्लियर? तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गया एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू है वो हमेशा x से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। देखो यहाँ पे, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 10 एंड 10 इज गोइंग टू बी लेस दैन 10.2। 10 इज गोइंग टू बी लेस दैन 10.2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस दैन x। क्लियर? चलो इसको थोड़ा सा टेबल में समझते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, है ना, इसको थोड़ा टेबल में समझते हैं क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक है, मैं काफ़ी जो है ना क्रूड वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो इसकी मीनिंग को समझना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार यदि आपको इसका डेफिनीशन और इसका मीनिंग समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, सो उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, उसके बाद फिर इसको आप आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। सो मैं थोड़ा सा इसको नंबर लाइन पे लेके चलता हूँ, या इनफैक्ट नंबर लाइन पे मैं एक बार और इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ और फिर वहाँ से मैं एक टेबल बनाऊँगा यहाँ पे। सो मान लो ये है 0, ये है 1, ये है 2, इधर में है -1, इधर में है -2 और इधर में है -3।
यदि मैं यहाँ पे कोई नंबर लूँ, लेट्स से 1.3, सो मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3। सो आप बोलो, सॉरी दिस इज 0.3, 0 और 1 के बीच में, सो दिस इज 0.3, सो 0.3। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर? सो हमने क्या बोला अभी यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक निकाला कि जो भी नंबर दिया है उसके लेफ्ट साइड में जो भी इंटीग्रल वैल्यू है वो उसका आंसर होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। क्लियर? ऐसे ही मैं यदि यहाँ का नंबर लूँ, यहाँ पे 1.6, लेट दिस इज गोइंग टू बी 1.6। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.6 इज इक्वल टू, देख के देखो बताओ 1.6 के लेफ्ट में कौन सा नियरेस्ट इंटीजर है? सो दिस इज गोइंग टू बी 1। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, है ना? सो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। सो अभी इधर में आप लिख लोगे, मैं थोड़ा निगेटिव में जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, लेट्स से दिस इज -0.7। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.7। डिफिनीशन में हमने क्या लिखवाया क्या था, मतलब यहाँ पे जो भी बतलाया था हमने, क्या बतलाया कि जो भी आपको नंबर दिया है उसके लेफ्ट साइड में, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है ना, तो इसलिए मैं इसको फिर से थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको समझाने की, यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे 0.7 इज इक्वल टू 0 इस बेसिस पे, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। सोचो कि -0.7 है और इसके लेफ्ट में देखें, तो इसके लेफ्ट साइड में इंटीजर कौन सा है? -1। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1। तो इसको गलती से भी आप 0 नहीं लिखिएगा। यदि आपने यहाँ पे 0 लिख दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 0 इस नंबर के राइट साइड में एग्जिस्ट करता है, मतलब -1 से बड़ा है, -0.7 से बड़ा है 0। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम 0 बिल्कुल भी नहीं रख सकते। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ -1.4, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.4 का मैं वैल्यू पूछूँ, सो आप क्या लिखोगे? सो -1.4 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है? सो -2। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू -2। ऐसे ही हम इधर का भी वैल्यू रख सकते हैं। सो ये जो तरीका है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ जो है कुछ इंटरवल में आपको लिख रहा हूँ। सो मैं लिखता हूँ, यदि मेरा x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, मैं यहाँ पे इंटरवल लिख रहा हूँ। यदि मैं बोलूँ कि x जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इस कैप में कोई भी नंबर डालोगे तो उस नंबर के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? 0। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा 0 होगा, इसमें आप कोई सा भी वैल्यू ले लो। सिमिलरली मैं आगे बढ़ूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, व्हेन x इज गोइंग टू लाई बिटवीन दिस। यदि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में यदि ये मेरा x लाई करता है, सो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होना चाहिए? सो ऑब्वियसली इसमें जो मेरा लेफ्ट साइड वाला जो इंटीग्रल है ये वैल्यू होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ऐसे ही मैं लिखूँ 2, 3, अब तो आप फटाफट लिख दोगे, चलो बोल दो, दिमाग लगाओ, जल्दी बोलो क्या होना चाहिए। चलो मैं लिख देता हूँ 2, है ना? थोड़ा निगेटिव में भी कर लेते हैं, पॉजिटिव मज़ा आ गया और बात समझ में भी आ गई। थोड़ा निगेटिव में लिखते हैं। सो 0 तक हमने लिखा है, अगला उठाते हैं -1 से लेके उस 0 के बीच में, -1 से लेके उस 0 के बीच में यदि कोई नंबर हो x का वैल्यू, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x? सोच के देखो, जल्दी आंसर दो। इसमें लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है? -1। सो द आंसर इज -1। फिर मैं बोलूँ -2 से लेके 0 के बीच में लाई करता है, सो मैं बोलूँगा ठीक है, -2 से 0 के बीच में लाई करता है, सो मैं इसको लिखूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -2। थोड़ा और आगे बढ़ोगे, सो मैं लिखूँगा -3 से, ओ सॉरी दिस इज -1 ऑब्वियसली, सो -2। सो -3 से -2 के बीच में यदि लाई करे, सो द वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -3। सो ये तरीका आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इंटरवल में, जब भी आपको इंटरवल में लिखना है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ये हमेशा इंटरवल में ही बात करेंगे।
जो भी आपका होगा दो कंसेक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यूज, है ना। सो दो कंसेक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यूज 0 1 1 2 2 3 -1 0 -2 -1 -3 -2, इसमें 2-3 गैप मत ले लेना, है ना। तो उसमें बहुत सारे उसके वैल्यूज हो जाएंगे। जब भी रहेगा दो कंसेक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यूज के बीच में कोई भी वैल्यू आपका एग्जिस्ट करेगा। नंबर लाइन पे आप कुछ भी कोई भी नंबर ले लो, उसके लेफ्ट में एक इंटीजर होगा और उसके राइट में एक इंटीजर होगा, और दोनों इंटीजर जो है वो कंसेक्यूटिव होंगे। एक यदि 2 है तो अगला 3 होगा, यदि एक 2 है तो उसके बाएं साइड में 1 होगा। सो ये 2 नंबर के बीच में होगा। सो कोई सा भी इंटीग्रल क्या कोई सा भी आप नंबर लेते हो x, दिस इज गोइंग टू लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर i एंड i+1। क्लियर। सो मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ खींचने का कोशिश करता हूँ, है ना। इसके ग्राफ पे हम लोग भी और डिटेल में आएंगे। सो मैं भी यहाँ पे केवल और केवल बेसिक ग्राफ इसका जो है वो ड्रॉ करूँगा। इसका बेसिक ग्राफ कैसा होगा, तो मैं यहाँ पे x और y बना लेता हूँ। सो दिस इज x एंड दिस इज गोइंग टू बी y। मैं यहाँ पे नंबर भी डिनोट कर लेता हूँ। सो दिस इज 0 1 2 एंड दिस इज 3, दिस इज -1 -2 एंड -3, दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3। ध्यान से देखो आराम से, है ना। ग्राफ बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ग्राफ से बहुत सारी बातें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। और मेरा जो कैलकुलस पढ़ाने का जो वे है, सो मेरा पूरा कैलकुलस ग्राफ पे ही बेस्ड होता है। ग्राफ से जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ग्राफ खींच के उसका आंसर आप दे सकते हो। सो काफ़ी जो है वो इजी हो जाता है कैलकुलस, यदि आपका ग्राफ जो है वो क्लियर हो गया, है ना। ये आगे जब आप लोग देखोगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, ये चीज़ आपका जो ग्राफ है ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, है ना, और बातें एकदम से क्लियर कट दिखलाई देंगी। तो चलो इसी बात को हम लोग लिखते हैं। सो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आप देखो यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है। 0 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है। सो आपको याद है कि हम लोग क्या किया था, इंक्लूडेड में हम लोग डार्क सर्किल यूज़ करते थे और एक्सक्लूडेड में जब इंटरवल पढ़ा था, सो इंक्लूडेड में डार्क सर्किल और एक्सक्लूडेड में आपका जो है वो ओपन सर्किल होता था। सो हम लोग करेंगे क्या, इसमें कोई एक उठा लेंगे, या तो हम डार्क सर्किल को यूज़ करेंगे या तो हम ओपन सर्किल को। यदि हम दूसरे एंड पे डार्क सर्किल नहीं दिए हैं, इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो है हमारा इंक्लूडेड है। सो मैं ओपन सर्किल यूज़ करूँगा। सो 0 से 1 के बीच में इस वैल्यू में मेरा जो फंक्शन है, यदि मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है कि मेरा f(x) जो है वो f(x) क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। यदि फंक्शन जो है मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। सो इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। सो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आते हैं। सो 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू है 0 और इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब x का वैल्यू हम 1 नहीं लेंगे। सो मैं यहाँ पे खींचूंगा 0 से 1 के बीच में मेरा f(x) मतलब y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू क्या है हमारा 0। सो मैं यहाँ से ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूँगा और ये इंक्लूडेड नहीं है तो मैं यहाँ पे ओपन सर्कल से दिखला दूंगा। यहाँ पे मैंने कोई सर्कल नहीं दिया, इसका मतलब ये वैल्यू हमारा इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं। अब 1 से 2 के बीच में मेरा f(x) का वैल्यू 1 है। सो 1 से 2 के बीच में मेरा वैल्यू देखें, सो 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू 1 है और इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। 2 से 3 के बीच में देखें, सो 2 से 3 के बीच में इसका वैल्यू जो है वो 2 है। सो इसका वैल्यू 2 है 2 से 3 के बीच में। ऐसे ही जब आगे बढ़ोगे 3 से 4 के बीच में जाओगे, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और 4 इज नॉट इंक्लूडेड। इधर का हो गया। अब नेगेटिव में आते हैं।
सो व्हेन x इज गोइंग टू लाई बिटवीन -1 to 0, मतलब -1 से 0 के बीच में होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, और इसमें माइनस जो 0 है, x का 0 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जब -2 से -1 में आएगा, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज -2। और आगे और बढ़ेंगे, है ना। सो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ क्लियर हो गया होगा, अच्छे से देख लो। बात ना समझ में आए तो मुझसे फिर से पूछ लेना। जो भी डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हो इस ग्राफ में। इस ग्राफ में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने बस इस टेबल को यहाँ पे कॉपी कर दिया है ना। इस टेबल के अनुसार मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पे दिखला दिया है, और ये बन गया मेरा ग्राफ। सो ये जो है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, इसको हम लोग बेसिक ग्राफ बोलते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहीं से ग्राफ में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ग्राफ को चेंज करेंगे, है ना। सो ग्राफ को जब चेंज करेंगे सो वो हमारा डिस्कशन होगा डांसिंग ऑफ ग्राफ में। सो अभी मैं केवल और केवल बेसिक ग्राफ पे यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि आपको हर एक जो भी हमारे पास फंक्शन, जितने भी हम लोग फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, सबका बेसिक ग्राफ आपको क्लियर हो। उसके बाद फिर हम लोग उस ग्राफ में मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, ऐसा कुछ जो कुछ है वैसा करके, दो फंक्शन को जोड़ना, दो फंक्शन को एक जगह लगा के, वैसे ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो काफ़ी सिंपल सा डिफिनीशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि उस फंक्शन का वैल्यू जो है वो x से हमेशा छोटा और बराबर हो सकता है। बराबर कब हो सकता है? जब x हमारा इंटीजर हो। तो यदि मैं इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम दूसरे तरीके से डिफाइन करें, मैंने तो वैसे लिख दिया। अब इसका यदि हम एक्चुअल डिफिनीशन देखें, सो डिफिनीशन में कैसे लिखते हैं कि देखो भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है, this is going to be defined as, so this is going to be equal to x। कब? ये x के बराबर हो जाएगा। कब? जब x belongs to integer। यदि x इंटीजर रहा, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हो गया कि वही x। एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो सबसे बड़ा इंटीजर नंबर ही है आपका 2। यदि नंबर आपका 2 है और इसमें से पूछा जाए कि मुझे सबसे ज़्यादा नंबर कितना दे सकते हो, इंटीग्रल वैल्यू, तो बोलोगे मैं 2 दे दूंगा। तो मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 2। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब ये इंटीजर होगा तब ये बराबर होगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा केस हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? यदि x इंटीजर ना हो, यदि x इंटीजर ना हो, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ना ऐसे कुछ डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? आनी चाहिए। चलो थोड़ा सा देखते हैं। ये तो पॉजिटिव वैल्यू हुआ। आप देखोगे फंक्शन में बहुत जगह आपको ऐसे वैल्यूज मिलेंगे जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में माइनस साइन होगा। ये बड़ा तकलीफ देता है। तो चलो इस तकलीफ को दूर करते हैं, है ना। सो इसमें भी बोलेंगे कि ये या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। यदि ये इंटीजर रहा, तो हमारा ये जो वैल्यू है वही निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बिलोंग टू -x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। एग्जाम्पल मैं बोलूँ -3 का वैल्यू बदला दो। आप बोलोगे इंटीग्रल वैल्यू है -3, सो इसका वैल्यू हो जाएगा -3। सो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू -x व्हेन दिस x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यदि ये नंबर
कहीं पे हो जाए। अब मैं दूसरा केस लूँगा यहाँ पे, व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर देन दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी। इसको अच्छे से समझना, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। मान लो -3 और -2 के बीच का हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज 2.8, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी -2.8। सो इसका वैल्यू यदि हम लिखें, सो पूछूं मैं कि -2.8 का वैल्यू बतलाओ, आपका आंसर खटाक से आएगा। क्या आंसर आप बोलोगे? सर इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो -3 है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी -3। सिंपल, वेरी सिंपल। इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू कैसे लिखेंगे? सो मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ठीक है, अब मैं इसको माइनस में नहीं लिखूँगा, मैं बोलूँगा कि अच्छा 2.8 का ग्रेटर इंटीजर कितना होगा? सो बोलोगे सर इस नंबर के लेफ्ट में 2 लाई करता है, सो ये मेरा 2 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है ना। मैंने यहाँ से निगेटिव हटा दिया, मैं केवल पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। सो मतलब मैं इस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर से इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे तो 2 आया, सो यहाँ पे -3 आया, तो इसकी इक्वेट कैसे करेंगे? सो माइनस लगा देंगे और यहाँ पे -1, सो -2 और -1। क्या ये हमारा मेथड सही है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सो -4 और -3 और ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू -3.7। सो -3.7 इज इक्वल टू -4, यहाँ पे लगाते हैं। सो लिखेंगे 3.7 इज इक्वल टू 3, इसमें माइनस लगाओ और -1 करो, सो दिस इज गोइंग टू बी -4। देखो आ गया। सो यदि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके देखा जाए, मैं कर क्या रहा हूँ, तो आप लोग हो सकता है कि ये बात नहीं क्लियर हो। मैं माइनस इसको जो है पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये नंबर का मुझे पहले पॉजिटिव वैल्यू निकालना होगा। सो ये जो नंबर है, मान लो इस नंबर को लिया है, सो -3.7, सो इसको मैं हटा दूंगा, मैं केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूंगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 3.7 का वैल्यू आया 3, है ना। सो पॉजिटिव इंटीजर नहीं मैं दूँ, सो बोला क्या गया कि आप उस इंटीग्रल का वैल्यू ले लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, इसमें माइनस लगाओ और इसमें साथ में एक और माइनस लगा दो, -1। सो जब x इंटीजर नहीं होगा, सो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। सो ऐसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। मैं केवल डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेगेटिव ऑफ इसमें, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। सब बच्चे जनरली इसको ऐसे लिख देते हैं, या बहुत बड़ा जो मिस्टेक होता है, आप कभी भी ये मत लिख देना। कहाँ लिख दूँ मैं? यहाँ पे लिख देता हूँ। आप कभी भी ये मिस्टेक मत कर देना कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस। ये तो कभी भूल के भी मत करना, ये कभी नहीं होगा। ये एक केस में हो सकता है, ये वाला केस में, when x is going to be integer। यदि x इंटीजर है तभी ऐसा कुछ हो सकता है, अदरवाइज बाकी वाला केस में ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस -1, है ना, एक पीछे आएगा। ये डिफिनीशन है, इसलिए इसको यहाँ पे डिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी था। अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लीजिए, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। जितने भी मिस्टेक होने वाले पॉइंट्स हैं, मैं सारे बातों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन में ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, जहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं और वहाँ से फंक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि फंक्शन आपको डिफ़िकल्ट लगे। फंक्शन देखते आपका जो है ना मन खुश हो जाए, अच्छा फंक्शन आया है, अब तो ये मेरे से छूटने वाला नहीं है, फंक्शन तो पूरा क्लियर है ना। सो बातों को काफ़ी बारीकी से एक एक बात को समझेंगे, ताकि फंक्शन हमें कभी भी तकलीफ़ ना दे। इनफैक्ट फंक्शन देख के हमारा मन खुश हो जाए, अच्छा मैथ में फंक्शन आया है, फंक्शन तो अब आराम से बनाएंगे, है ना। सो हर एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पे निगेटिव में ये मिस्टेक जो है यहाँ से हो सकता है। सो दिस इज इक्वल टू, जनरली लोग लिख देते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि बिल्कुल गलत है।
आप एग्जांपल भी देख सकते हो। यदि सपोज, चलो मैं थोड़ा सा और इस पे डील कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.7, आप वैल्यू क्या लिखोगे? आप लिखोगे अच्छा सर -3.7 के लेफ्ट में -4 आता है, सो आपका होगा आंसर -4। और यदि आपने ये डिफाइन कर दिया है कि माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो चलो ये तो हमने निकाल लिया -3.7, अब यहाँ पे निकालते हैं। सो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7, सो इसका वैल्यू कितना होता है 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? सो 3.7 के लेफ्ट में कौन सा नंबर लाई करेगा? 3। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 3, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू -3। सो -3 इसमें आया -4, सो ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, इसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू दिस। बात समझ में आई? सो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। एक ही बस केस होता है यदि हमारा x इंटीजर हो, यदि हमारा x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तब ये नहीं हो सकता। क्लियर? चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और एक एक प्रॉपर्टीज़ को बढ़िया से समझेंगे। और बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या है, लिखने का इसका तरीका है, इसको कैसे कैसे लिखते हैं, अलग अलग कंडीशंस आपको दिए रहते हैं। सो उसी कंडीशंस को मैं यहाँ पे एक एक करके लिखूँगा और मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे लिखने के पहले आप खुद से ट्राई करो कि उसको कैसे लिखेंगे। सो सपोज यदि आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर दैन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x इज़ ग्रेटर दैन x इज़, या ऐसे नहीं है, ये तो होता ही है, x तो बड़ा होता ही है। इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं, किसी नंबर से लिखते हैं। चलो सपोज आपको दिया हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एनी गिवन इंटीजर, किसी इंटीजर से बड़ा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये दिया हुआ है। सो ऐसा दिया हो, सो आप इसको x के वैल्यू में इसका जो इम्प्लीकेशन है, इसका दिस इम्प्लाइज, ये x के फॉर्म में मैं यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना चाहता हूँ और x और i में रिलेशन लाना चाहता हूँ। सो क्या लिखूँगा? सो ये क्या इम्प्लाई करता है कि x इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू i। कैसे? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू i, इसका मतलब है कि मान लेते हैं ये नंबर है 2। सो ये नंबर बोल रहा है कि ये जो x है ये इससे बड़ा हो, मतलब 2 से बड़ा होगा, सो 2.3 वगैरह कुछ भी होगा। सो x का वैल्यू 2.3 हो सकता है, और कहाँ तक लाई करेगा? 3 तक, आगे भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो वैल्यू है ये 2 से बड़ा है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यदि इस इंटीग्रल के बराबर है, इक्वालिटी है, सो इसका वैल्यू 2 हो सकता है ना। सो इसका वैल्यू यदि 2 हो सकता है, सो x का वैल्यू हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू i होगा। बात क्लियर नहीं हुई? हाँ जी, मैं बोलूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका जो है, एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, वही वाला एग्जांपल। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 2.3 इज ग्रेटर इक्वल टू 2, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 ग्रेटर इक्वल टू 2। सो इक्वालिटी होल्ड कर रहा है ना। आगे भी एग्जांपल लेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो मतलब ये जो x है, इस x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये वाला मेरा जो है वो वेरीफाई हो जाए और ये मेरा सेटिस्फाई करे। 2 से बड़ा मतलब इंटीजर से बड़ा हो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू और इसके बराबर भी हो, है ना। सो यदि बराबर होने के लिए x जो है वो i से i+1 के बीच में लाई करना चाहिए। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू i, मतलब i से बड़ा होना चाहिए, और इससे इसका वैल्यू बड़ा हो सो वो आगे भी बढ़ा सकता है, i+1, i+2, i+3, है ना। सो ऐसा ही है, यदि ये मेरा i है और ये मेरा i+1 है और ये बोल रहा है, पहले हम इक्वालिटी पे बात करेंगे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू मेरा i के बराबर हो, i के बराबर हो। सो मेरा x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे कि x इज गोइंग टू बी लाइज बिटवीन i एंड i+1। अभी डिफिनीशन भी देखा था, यदि इस x का वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू यदि i हो, सो हम लिख सकते हैं कि x इज गोइंग टू लाई बिटवीन i एंड i+1।
और मैं बोलूँ कि ठीक है अब ये बराबर नहीं होगा, अब ये इससे बड़ा होना चाहिए। सो आई से बड़ा या आई के बराबर। तो एक्स इधर में कुछ भी हो सकता है, मतलब अब ये जो कंडीशन है ये यहाँ से हटके अब यहाँ पे बोलेंगे आप इन्फिनाइट तक ले लो। सो वही काम हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू आई। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। यदि यहाँ पे इक्वालिटी ना हो तो क्या लिखेंगे? यदि यही कंडीशन आपको ऐसे दिया हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ओनली ग्रेटर दैन आई, ये बराबर नहीं होना चाहिए। सो यदि ये बराबर नहीं होना चाहिए, आई से बड़ा होना चाहिए, मतलब आई प्लस 1 होना चाहिए। सो आई प्लस 1 होना चाहिए तो एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। सो इसका इम्प्लीकेशन होता है, बड़ा छोटा सा बात है लेकिन काफ़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लिखते हैं एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू आई प्लस 1। एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू आई प्लस 1। आप एग्जाम्पल से इसको आसानी से देख सकते हो। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्या, मैं जितने भी प्रॉपर्टीज लिखूंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस फंक्शन इटसेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको समझने के लिए मैं जो बात बतला रहा हूँ इस क्लास को आपको कम से कम 2 से 3 बार खुद से रिपीट करना होगा, तब जाके ये सारी बातें आपको जो है वो क्लियर हो पाएंगी। एक बार भी ये क्लियर होने वाला नहीं है ना। सो घर पे इसको जितना प्रैक्टिस करोगे इस फंक्शन पे, बिकॉज ये फंक्शन जो है देखने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड, है ना। जब भी देख रहे हो अभी कंडीशंस कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा है तो यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। सो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट्स होते हैं और सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस पर आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो सारे कन्फ्यूज़न हमारे गायब हो जाए। सो यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन आई दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको यदि हम एक्स के टर्म में लिखें तो एक्स शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू आई प्लस 1। अगले प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपका जो है वो लेस देन आई दिया हो, सो इस केस में हम लोग इसका जो है इम्प्लीकेशन क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। बोल रहा है कि इससे छोटा हो, इस आई से छोटा हो, इसके बराबर ना हो, इसके बराबर बिल्कुल ना हो। सो हम बोलेंगे ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो एक्स को बोलेंगे कि ये एक्स लेस दैन आई हो। बात समझ में आ रहा है? एक्स लेस दैन आई हो। देख लो अच्छे से, काफ़ी सिंपल है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यदि आई से छोटा, एग्जांपल ले लो ना, यहाँ से देखो बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो आई से छोटा होगा। तो मान लेते हैं ये मेरा आई है, तो आई से छोटा क्या होगा यहाँ पे 1। सो इसका वैल्यू जो है 1 हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू मैं 2 से छोटा ले सकता हूँ, मतलब आई से छोटा ले सकता हूँ। तो एक्स का वैल्यू मैं आई के बराबर नहीं लूँगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे बराबर लूँगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। सो 2 तो हमको चाहिए ही नहीं, है ना। सो एक्स का वैल्यू, अब यहीं पे अगला इनइक्वालिटी लेते हैं। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यदि यहाँ पे मेरा इक्वालिटी आ जाए, मतलब हम 2 भी ले सकते हैं। यदि आप 2 ले सकते हो तो 2 के आगे 3 तक एक्स का वैल्यू ले सकते हो। 2.99 भी लोगे तो उसका वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये आपको वैल्यू 2 दे देगा। सब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, ये इम्प्लाइज करेगा कि एक्स शुड बी लेस दैन आई प्लस 1। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे आई प्लस 1 है, और यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो आई है, और इक्वालिटी है तो आई प्लस 1 है। सो चारों अलग अलग टाइप से बिहेव कर रहे हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है इसका ब्यूटी है, और इसी ब्यूटी के कारण जो है IIT एडवांस हमेशा इससे सवाल पूछता है, क्योंकि इसमें इतना वेरिएशन है थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के साथ। दैट इज़ वाई दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।